हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम जानेंगे इतिहास के पन्ने पर कुछ नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं। कुछ ऐसी शख्सियत है जिन्होंने सिर्फ एक साम्राज्य ही नहीं बनाया बल्कि एक राष्ट्र की नींव रखी। एक ऐसा बादशाह जो बचपन से ही पढ़ा लिखा नहीं जानता था, लेकिन जिसने जोधा अकबर जैसी प्रेम कहानियों को अमर बना दिया। एक ऐसा योद्धा जिसने पानीपत की दूसरी लड़ाई में मात्र 13 साल की उम्र में ही अपने साम्राज्य की शुरुआत की थी। ये कहानी है मुगल साम्राज्य की सबसे ताकतवर स्तंभ, एक विजेता, एक प्रशासक, एक दार्शनिक और एक महान साम्राज्य की निर्माता की, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की। आज के इस विस्तृत वीडियो में हम अकबर के जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पहलू को जानेंगे। उनकी जीत, उनकी नीतियां, उनकी प्रेम कहानी और वो 9 रत्न जिन्होंने उनके दरबार की शोभा बढ़ाई। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इतिहास का सबसे दिलचस्प अध्याय शुरू होने वाला है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के अमरकोट के एक राजपूत किले में हुआ था। उस वक्त उनके पिता हुमायूं शेरशाह सूरी से हार के बाद भटक रहे थे। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। दिलचस्प बात यह है कि अकबर का पालन पोषण काबुल में हुआ था और उन्हें पारंपरिक शिक्षा नहीं मिल पाई। वो अनपढ़ थे, लेकिन प्रकृति ने उन्हें एक तीव्र बुद्धि, असीम जिज्ञासा और एक फेनमेनल बुद्धि दी। 1545 में हुमायूं ने काबुल जीत लिया, लेकिन उनकी नज़र हमेशा दिल्ली की गद्दी पर थी। 1555 में हुमायूं ने फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मुगल साम्राज्य की नींव फिर से रखी। लेकिन दुर्भाग्य से 6 महीने बाद हुमायूं की लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर मौत हो गई। और इसी तरह मात्र 13 साल की उम्र में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को एक विशाल और असंगठित साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनना था। उनके संरक्षक बैराम खान ने उन्हें शाही तख्त पर बैठाया, लेकिन ये सिंहासन एक ऐसा सिंहासन था जिसके चारों ओर खतरे और चुनौतियां ही चुनौतियां थी। अकबर के लिए सबसे बड़ा खतरा हिमू विक्रमादित्य, हिमू आदिल शाह सूरी एक हिंदू सेनापति थे जिन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और खुद को विक्रमादित्य की उपाधि देकर राजा घोषित कर लिया था। हिमू की सेना बहुत बड़ी और अनुभवी थी। 5 नवंबर 1556 को इतिहास ने खुद को दोहराया। पानीपत के उस मैदान में जहां बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, अकबर और बहराम खान की सेना हिमू की विशाल सेना से सामना करना पड़ा। ये लड़ाई बहुत ही भयंकर थी। हिमू की सेना शुरुआत में बहुत हावी हो रही थी। उसके 1500 हाथी के फौज ने मुगल सेना में हड़कंप मचा दिया, लेकिन तभी एक तीर हिमू के आंखों में लगा और वो बेहोश हो गई। उनकी सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना ने इस अवसर का फायदा उठाकर जीत हासिल कर ली। कहा जाता है कि बहराम खान ने बेहोश हिमू को अकबर के सामने पेश किया और उसे कहा कि वो उसे अपनी तलवार से मारे, लेकिन 13 साल का अकबर ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब बहराम खान ने खुद ही हिमू का सर धड़ से अलग कर दिया। इस जीत ने अकबर के लिए दिल्ली का रास्ता साफ कर दिया। लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई थी। अकबर एक नाबालिग थे और सत्ता के असली बगडर बहराम खान के पास थी। बहराम खान एक कुशल सेनापति थे, लेकिन उनका रवैया अहंकारी और तानाशाही हो गया था। 1560 में 18 साल के अकबर बेपाक होकर बहराम खान को पद से हटाकर मक्का जाने का आदेश दे दिया। इस तरह अकबर ने खुद असली सत्ता संभाली और एक महान सम्राट बनने का अपना सफर शुरू किया। अकबर एक महान विजेता थे। उन्होंने अपने 49 साल के लंबे शासनकाल में भारतीय उपमहाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया। उनकी विजय यात्रा एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। 1561 में पहली वाड़ी विजय आदम खान के नेतृत्व में सेना ने मालवा पर कब्जा कर लिया। 1564 में रानी दुर्गाबाई, एक वीर राजपूत रानी, ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और हार गई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। 1567 से 68 ये अकबर के सबसे कठिन और विवादास्पद लड़ाइयों में से एक थी। महाराजा उदय सिंह और उनके वीर सेनापति जड़मल, म्यूतियर और फत्ता सिसोदिया ने जबरदस्त प्रतिरोध किया। जब हार निश्चित हो गई, तब राजपूतों ने जौहर, सामूहिक आत्महत्या और कोषाकिया थाना पहनकर युद्ध में कूद पड़े। अकबर ने किला जीत लिया, लेकिन राजपूत की वीरता से इतनी प्रभावित हुआ कि किले के बाहर जयमाल और फत्ता के हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई। 1559 और कलियजर, इन शक्तिशाली किलों पर कब्जा ने राजपूताना में मुगल शक्ति को मजबूत किया। 1572 से 73 गुजरात की विजय बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इन्होंने मुगल साम्राज्य को असागर तक पहुंचा दिया और व्यापारिक रास्ते सुरक्षित हो गए। अकबर ने खुद इस अभियान का नेतृत्व किया और एक जबरदस्त जीत हासिल की। इस जीत की याद में उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा बनाया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा 1574 से 76 पर इस क्षेत्र पर कब्जा करके अकबर ने पूरी भारत में मुगल सत्ता स्थापित की। काबुल 1585, कश्मीर 1586, सिंध 1591 और कंधार 1595, उत्तर और पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य विस्तार किया। 1590 में अपने जीवन के अंतिम दशक में अकबर ने अपना ध्यान दक्कन की ओर लगाया और अहमदनगर पर कब्जा कर लिया। इस तरह अकबर का साम्राज्य काबुल से लेकर बंगाल तक
और कश्मीर से लेकर दक्कन तक फैल गया, जो उस समय दुनिया के सबसे वेल्थियस्ट और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। अकबर की सबसे बड़ी महानता उनकी मिलिट्री डायरेक्टर्स में थी, बल्कि उनकी प्रशासनिक जीनियस में थी। उन्होंने एक ऐसी सिस्टम बनाई जो सैकड़ों साल तक चली। अकबर ने प्रशासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक मंत्रियों की एक व्यवस्था बनाई, जिसे प्रधानमंत्री, वृत्त मंत्री, धनसबदारी प्रथा, ये अकबर की ये रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्म थी। इस सिस्टम के तहत हर गवर्नमेंट ऑफिसर और मिलिट्री कमांडरों को एक मनसब पद दिया जाता था। ये पद जीत, वेतन और सवर केवल रिमांड रखने की संख्या पर आधारित था। इससे एक सेंट्रलाइज और ऑर्गेनाइज तैयार हुई जो सीधे बादशाहों के अंडरों में थी। अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल और एक बेहतरीन रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। पहले जमीन की पैमाइश की गई, उपज का औसत निकाला गया, रेवेन्यू नकदी में फिक्स किया गया, जो कोई उपज का लगभग एक तरह ही था। इस सिस्टम ने रेवेन्यू कलेक्शन को पारदर्शी और न्याय संगत बना दिया। किसानों का शोषण कम हुआ। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर 1564 में ही खत्म कर दिया। उन्होंने हिंदू तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिए। इससे हिंदू मेजोरिटी के बीच उनकी एक्सेप्ट बढ़ी। अकबर ने चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा के अगेंस्ट रूल बनाया। उन्होंने एक नया कैलेंडर बनाया, जिसे तारीख इलाही कहा जाता है। वो सभी रिलीजन्स को अंडरस्टैंड करना चाहते थे। 1575 में फतेहपुर सीकरी में उन्होंने इबादत खाना बनाया। शुरुआत में इसमें सिर्फ मुस्लिम स्कॉलर्स की डिबेट होती थी, लेकिन जल्द ही अकबर को इन डिबेट से डिसअपॉइंटमेंट होने लगा। उन्हें लगा कि ये स्कॉलर्स कट्टर पंथ और उनके पास रिलीजन्स टॉलरेंस नहीं थे। फिर अकबर ने दूसरे रिलीजन्स के स्कॉलर्स को इनवाइट किया। हिंदू पंडित, जैन मुनि, क्रिश्चियन प्रीस्ट फादर, मनसरेट और पारसी स्कॉलर्स। अकबर घंटों तक इनकी रिलीजन्स डिवेस्टर सुनते थे। इन सभी डिस्कशन और अपनी पर्सनल रिफ्लेक्शन के अधिकार पर 1582 में अकबर ने एक न्यू रिलीजन्स पद की घोषणा की, जिसे दीन ए इलाही कहा गया है। ये एक रिलीजन्स नहीं, बल्कि एक सूफी ऑर्डर की तरह है। इसके मुख्य सिद्धांत थे: एक ईश्वर में विश्वास, सभी रिलीजन्स की अच्छी बातों को एक्सेप्ट करना। दीन ए इलाही एक एक्सक्लूसिव क्लब की तरह थी। इसमें केवल 18 मेंबर्स ही थे, जैसे बीरबल और अबुल फजल। आम जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मुख्य उद्देश्य एक यूनिवर्सल एक जो साम्राज्य के सभी फेस्ट को जोड़ सके। ये अकबर की विजनरी थिंकिंग को दिखाता है। अकबर की ग्रेटेस्ट कला थी टैलेंटेड लोगों को भी आइडेंटिफाई करना और उन्हें प्रमोट करना। उनके दरबार में कल्चर, आर्किटेक्ट, म्यूजिक, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। बीरबल अकबर के मंत्री, अबुल फजल अकबर के दरबारी और इतिहासकार था। उन्होंने अकबरनामा लिखा, जो अकबर का ऑफिशियल हिस्ट्री है। टोडरमल तानसेन संगीत कलाकार, राजा मानसिंह जयपुर के राजा, अब्दुल रहीम खाने खाना बहराम खान के बेटे थे। मुल्ला दो प्याजा बीरबल की तरह ही अकबर को हमेशा सही सलाह देते थे। उनके 3 पुत्र थे, सलीम, जहांगीर, मुराद और दानियाल। अपने अंतिम साल में अकबर को अपने सबसे बड़े बेटे सलीम के विरोध का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी सलीम को ही घोषित किया। 3 अक्टूबर 1605 को 63 साल की उम्र में अकबर का मौत हो गई। उन्हें आगरा के नियाम सिकंदरा में दफनाया गया, एक मस्जिद टॉम में, जिसे अकबर ने खुद डिजाइन किया था। अकबर की विरासत अमर है। उन्होंने सिर्फ एक साम्राज्य ही नहीं बनाया, बल्कि भारतीय कल्चर की नींव भी रखी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों का भी पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।